My dear students of 11th class, Assalamu alaikum. As you know, we discussed Lok Sabha powers in a previous topic. Now we are discussing Rajya Sabha. Dear students, as you know, there are two houses of our parliament, namely Lok Sabha and Rajya Sabha. You also know the composition of powers of the Lok Sabha and have discussed it in previous topics. You also know that we elect members for Lok Sabha through adult franchise, but Rajya Sabha members are elected by the elected members of the legislative assemblies, or we can say legislative members, with the system of proportional representation system by single transferable vote system. So we can say that Rajya Sabha members are elected by our elected state representatives. यानी मैंने आपको लोक सभा के पावर्स या उसका कंपोजिशन या मेन उसके जो मेंबर्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, यानी लोक सभा में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम इलेक्ट करते हैं वोट के ज़रिए से, एडल्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए से। जो पार्लियामेंट का दूसरा हाउस होता है जिसे हम राज्य सभा कहते हैं या हम इसको अपर हाउस भी कहते हैं, और इस अपर हाउस के लिए हम डायरेक्टली एडल्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए से नहीं इलेक्ट कर, बल्कि जो हमारे स्टेट असम्बलीज़ के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वही राज्य सभा के लिए मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। यानी इनडायरेक्टली हमारे जो मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं स्टेट असम्बलीज़ के लिए, वही मेंबर्स राज्य सभा यानी अपर हाउस के लिए इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को। यानी वो उसमें वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है जो आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। तो इसी तरह स्टेट असम्बलीज इन्हें इलेक्ट करते हैं। सेकंड थिंग इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन पुट 250 मेंबर्स मैक्सिमम लिमिट फॉर राज्य सभा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें लिमिट करता है, यानी हद इसने मुकर्रर किया है, यानी राज्य सभा के लिए 250 मेंबर्स होने चाहिए, और इन 250 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स जो होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। यानी जो 238 मेंबर्स वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करेंगे, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करेंगे, और जो 12 बाकी हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है, नॉमिनेट करता है, इलेक्ट नहीं करता है, नॉमिनेट करता है। यानी किन लोगों को वो नॉमिनेट करता है? पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किस में हो? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिटरेचर में या कि साइंस में, आर्ट में या सोशल सर्विस में, यानी ये उसी का काम है। उन्हीं लोगों को वो उस वक्त नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर्स, यानी 12 मेंबर्स को राज्यसभा में इख्तियार है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो उन लोगों को नॉमिनेट करता है जिन्हें आर्ट में, साइंस में, सोशल सर्विसेज में, यानी या किसी ने कोई और काम किया, अच्छा काम किया हो, वो नॉमिनेट करता है उन्हीं लोगों में से 12 मेंबर्स को। तो जो बाकी हमारे पास द रिमेनिंग 238 मेंबर्स जो बाकी हैं, तो वो स्टेट यानी स्टेट असम्बलीज़ वो वहाँ से भेजते हैं, तमाम स्टेट्स, यानी जो भी इंडिया के बाकी स्टेट्स जो होते हैं वहाँ से आते हैं, वहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं यानी वहाँ से हिंदुस्तान के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ वहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं, राज्यसभा के लिए वो मेंबर बनते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स है ये पॉपुलेशन के बेस पर है, यानी राज्यसभा के लिए जो हम मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजते हैं राज्यसभा में तमाम स्टेट्स, यानी किस तरह ये भेजते हैं, यानी कितने मेंबर्स इनको भेजना होता है, यानी इसके लिए पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। यानी अगर हमारे यहाँ राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं तो 250 मेंबर्स पॉपुलेशन के हिसाब से तमाम स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को दिया जाता है अपने रेशो के हिसाब से। तो इस तरह से जिनको जितने मेंबर्स स्टेट से हिस्सा आएंगे तो उतने ही मेंबर्स वहाँ से होकर आएंगे राज्यसभा यानी अपर हाउस के लिए इलेक्ट होकर आएंगे। तो इस तरह से अगर हम आज प्रेजेंटली देखेंगे, presently we have 245 members in Rajya Sabha, or we can say upper house. 245 members presently there are. यानी इस वक्त हमारे राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, जिन्हें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने इलेक्ट किया है। तो लिमिट मैंने कहा है वो तो लिमिट है 250 मेंबर्स, वो लिमिट है, यानी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस वक्त जो हमारा ये राज्यसभा का जो मेंबर्स जो हैं वो उनकी टोटल तादाद जो है वो 245 मेंबर्स हैं। तो उन 245 मेंबर्स में 229 मेंबर जो है वो स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्टेट से होके इलेक्ट होके आए हैं, और 4 मेंबर्स जो हैं वो 2 यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होकर आए हैं। तो इसी तरह 12 उनमें से प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए हैं। इस तरह से हमारे यहाँ 245 मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंटली हमारे राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, जो कि 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको नॉमिनेट किया है, और जो बाकी आए वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होकर आए हैं। यानी इलेक्ट मीन्स यानी उनको हमारी जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए थे इलेक्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए से, यानी स्टेट असम्बलीज़ के जो हमारे मेंबर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही इनको इलेक्ट करते हैं। तो ये जो राज्यसभा है, जो हम इन मेंबर्स को भेजते हैं, ये राज्यसभा जो है ये एक परमानेंट हाउस है, यानी ये लोकसभा की तरह इसको हम डिज़ाल्व नहीं कर सकते हैं। यानी ये हम कहते हैं कि इट कांट बी डिज़ाल्व्ड लाइक लोकसभा। तो इस तरह से राज्यसभा जो है ये इज़ ए परमानेंट हाउस। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years and 1/3 members are retiring after every 2 years। यानी परमानेंट हाउस है ये, लोकसभा की तरह हम इसको डिज़ाल्व नहीं कर सकते हैं। यानी ये हाउस जो है ये परमानेंट हाउस है, इसके जितने मेंबर्स होते हैं इनको हम 6 years के लिए इलेक्ट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं इनको, और 2 साल के बाद इसकी तादाद में से 1/3 जो मेंबर्स होते हैं इसकी वो रिटायर होते हैं एवरी 2 years। तो नए फिर आते हैं। तो कौन लोग राज्यसभा के लिए मेंबर बन सकते हैं, यानी उनकी क्वालिफिकेशन क्या हो। यानी हम कहते हैं कि ये जो कैंडिडेट होगा, यानी जो स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा राज्यसभा, तो उसके लिए जो स्टेट भेजता है उनके लिए वो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यानी जो भी होगा, यानी जो स्टेट असम्बली जो वहाँ मेंबर्स को भेजता है, तो वो ज़रूरी बात है उसकी पहली क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो इंडियन सिटीज़न हो। दूसरा ये कि उसकी एज जो है 30 years ऑफ एज हो। और तीसरा जो है he must be a parliamentary elector in the state from which he is seeking election and must have been residing in the state for the last 6 months। यानी हम कहते हैं कि वो उस स्टेट का कम से कम रहने वाला हो, यानी अगर उस किसी स्टेट से रिप्रेजेंट ये राज्यसभा का मेंबर बनता है तो कम से कम 6 महीने के लिए वो
वहाँ का शहरी होना चाहिए, यानी 6 महीने से वहाँ रिसाइड कर रहा होगा। तो कम से कम यानी लास्ट 6 मंथ्स उस स्टेट का होना चाहिए। तो जिस तरह यानी हम स्टेट में देते हैं सिटीज़नशिप, यानी कौन स्टेट का सिटीज़न है, तो ये भी कम से कम 6 महीने उसको वहाँ हुए होंगे, तो वो भी आ सकता है। और दूसरा ये है कि हाँ, जो चौथा क्वालिफिकेशन है पार्लियामेंट में जाने के लिए, तो उसके लिए ये कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो, यानी चाहे वो स्टेट सर्वेंट नहीं होना चाहिए या कि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, यानी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। तो अगर होगा तो उसको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ता है पहले, फिर बाद में उसको वहाँ से मेंबर बना सकते हैं। तो ये इसका क्वालिफिकेशन है, यानी 2 4 5 क्वालिफिकेशंस। तो इस तरह से ये ऐसे मेंबर जो हैं इनको हम हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो राज्यसभा के लिए चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, यानी ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के ज़रिए से। तो फिर हम कहते हैं कि राज्यसभा जो है वहाँ चेयरमैन होता है और डिप्टी चेयरमैन होता है। तो राज्यसभा में जो अपर हाउस है वहाँ जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस। द राज्यसभा elects a deputy chairman among its own members who presides in absence of the chairman or when vice president discharging the function of the president, यानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, यानी राज्यसभा का अपर हाउस का जो चेयरमैन होता है, जिस तरह लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है, इसी तरह यहाँ होता है, यानी इस राज्यसभा को चलाने के जो आगे होते हैं, तो उन वो जो एक होता है चेयरमैन, दूसरा होता है यानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जिसे हम कहते हैं। जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो इन्हीं मेंबर्स में से होता है, यानी जो राज्यसभा का मेंबर हो वही लोग इसको वहाँ डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट करते हैं। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं होगा राज्यसभा में, तो उस वक्त डिप्टी चेयरमैन जो होता है वही प्रिजाइड करता है, यानी इसके एब्सेंस में, चेयरमैन के एब्सेंस में। तो दूसरा ये कि वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा ये है कि अगर उस वक्त यही डिप्टी चेयरमैन प्रिजाइड करता है राज्यसभा, अगर वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट कर रहा होगा, यानी कभी प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है, यानी उस वक्त काम अचानक प्रेसिडेंट मर गया, तो जो प्रेसिडेंट का काम जो है वो वाइस प्रेसिडेंट करता है। तो उस वक्त अगर राज्यसभा जो होगा उसकी मीटिंग होगी, तो वो प्रिजाइड कौन करेगा, वो डिप्टी चेयरमैन वहाँ प्रिजाइड करेगा। तो इस तरह से ये एक कंपोजिशन है, यानी किसका, राज्यसभा का, यानी राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, राज्यसभा का मेंबर कौन बन सकता है, राज्यसभा के मेंबर्स कहाँ से होकर आते हैं, और राज्यसभा के मेंबर्स राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं कौन लोग इनको इलेक्ट करते हैं, और इसका चेयरमैन होता है, और कितने ये जो मेंबर्स होते हैं कितने साल के लिए इसको इलेक्ट करते हैं, और ये जो इसके मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा वो कब रिटायर होते हैं। यानी ये हमने आज इस टॉपिक में पढ़ा है। अब हम इस राज्यसभा के जो पावर्स हैं, यानी राज्यसभा के पावर इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज़ आल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। द पावर्स
of the Rajya Sabha or number first legislative powers. In the sphere of the ordinary law making, Rajya Sabha enjoys equal powers with the Lok Sabha. No bill become a law without its approval. यानी जो आपने लास्ट में डिस्कस हमने लोकसभा में किया है, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर जो होते हैं, तो यहाँ भी राज्यसभा में भी ये पावर है. यानी जिस तरह लोकसभा में लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उसी तरह राज्यसभा में भी ये पावर्स हैं. यानी ये जो इक्वल पावर्स हैं, यानी ये भी राज्यसभा जो है ये भी इंजॉय करता है इक्वल पावर्स विद द लोकसभा. यानी कोई भी कानून तब तक अप्रूव नहीं हो जाता है जब तक न, यानी कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता है जब तक न राज्यसभा का अप्रूवल हो. तो दूसरा हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल पावर्स. इन द फाइनेंशियल स्फीयर इट इज पोजीशन इज वेरी वीक. A money bill passed by the Lok Sabha goes to the Rajya Sabha for its consideration. If within 14 days it fails to pass the bill is deemed to be passed. यानी जो हमने लोकसभा में भी डिस्कस किया है पिछले इस टॉपिक में, यानी ये जो फाइनेंशियल पावर इसका होता है लोकसभा में, तो ये लोकसभा को ही ज़्यादा इसमें पास करना पड़ता है. यानी अगर फिर बाद में हम इसको राज्यसभा में भेज देते हैं, लेकिन राज्यसभा को एक टाइम लिमिट होता है, और इस टाइम लिमिट में 14 डेज़ होता है. अगर 14 डेज़ के अंदर जो इन्होंने अगर ये पास करते तो ठीक, अगर नहीं किया तो हम ये समझते हैं कि बिल इज डीम्ड टू बी पास, यानी बिल पास हो गई चाहे वो करे या ना करे. तभी हम कहते हैं कि इसका फाइनेंशियल जो स्फीयर है इसका वेरी वीक है राज्यसभा का. तो थर्ड पावर जो है वो हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स. ऑल्दो द राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द कैबिनेट from its office, yet it keeps check on the ministers by seeking information regarding their work and also by criticizing their policies. यानी यहाँ हम कहते हैं कि जिस तरह एग्जीक्यूटिव पावर्स में लोकसभा में होते हैं, यानी दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और उनको जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो तब उनको रिमूव किया जा सकता है. लेकिन यहाँ राज्यसभा जो है ये ऐसा नहीं कर सकता है, ये कैबिनेट को रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं और इसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये जो पॉलिसीज़ मुरतब करते हैं इसके ऊपर ये क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं. यानी ये राज्यसभा में वाज़ेह तौर जो पॉलिसीज़ वहाँ बनाते हैं लोकसभा में, ये उसको चेक कर सकते हैं. यानी मिनिस्टर्स का काम जो है वो इनका इंफॉर्मेशन लेकर उनका जो काम होता है उसके खिलाफ क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं उस पॉलिसी के खिलाफ. तो ये इसका एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ है. लेकिन एक नहीं है कि ये लोग कैबिनेट को रिमूव नहीं कर सकते हैं. और चौथा जो है अमेंडमेंट पावर्स. यानी नो कॉन्स्टिट्यूशन बिल can be considered to have been passed unless approved by both the houses Lok Sabha and Rajya Sabha. यानी ये भी ज़रूरी है जब हम अमेंडमेंट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ में हम अमेंडमेंट करते हैं, तो अमेंडमेंट जब वो प्रोसेस लोकसभा में होता है तो लोकसभा को ज़रूरी कहाँ से पास करना पड़ता है, राज्यसभा में भी. जब तक न दोनों ऐवान यानी जब तक न दोनों हाउसेज इसको पास ना करे तब तक ये अप्रूव नहीं हो सकता है. तो इसका मतलब है लोकसभा और राज्यसभा जो है यहाँ जो अमेंडमेंट पावर्स में भी यानी इक्वल एंजॉय करते हैं. तो फिफ्थ जो हम कहते हैं इलेक्टोरल पावर्स, यानी जो हम लोकसभा में भी हमने डिस्कस किया, यानी द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यानी ये जो इलेक्टोरल पावर्स है, यहाँ इलेक्टोरल पावर्स में क्या होता है, यानी लोकसभा भी राज्यसभा भी यानी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं. तो छठा जो है यानी सिक्स्थ पावर हम डिस्कस करेंगे, यानी जुडिशियल पावर्स. जुडिशियल पावर्स राज्यसभा along with the Lok Sabha can impeach the president on charges of violation of the constitution. Charges against the vice president can be leveled in the Rajya Sabha. यानी ये हमने पीछे भी जिक्र किया है कि यानी अगर हमें प्रेसिडेंट को
रिमूव करना है तो उसके लिए एक 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो जब 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा में पास होकर कहाँ राज्यसभा में जाता है, तो जब वहाँ से पास होता है यानी इसको हम रिमूव कर सकते हैं। यानी जो चार्जेस अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट है ये हम राज्यसभा में भी कर सकते हैं, यानी उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। यानी यही हम कहते हैं कि राज्यसभा अलॉन्ग विद द लोकसभा कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट on charges of violation of the constitution. Charges against vice president can be leveled in the Rajya Sabha. यानी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ राज्यसभा में, यानी वहाँ से भी मगर किसको, वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, यानी जो अगर उसके खिलाफ इम्पीचमेंट हो तो वो हम राज्यसभा में भी कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा में भी हमें पहले 2/3 मेजॉरिटी से वो पास करना पड़ता है। तो इस तरह ये जो हमारे पास राज्यसभा के कुछ पावर्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास राज्यसभा और लोकसभा के तकरीबन ये जो पावर्स हैं ये इक्वली हम इंजॉय करते हैं दोनों हाउस। तो ये इस तरह से इसके भी राज्यसभा ज़रूरी है, उसके पास भी बहुत सारे पावर्स हैं जो ये इंजॉय करते हैं, यानी इक्वली लोकसभा के जैसे। तो इस तरह से हमारा राज्यसभा के जो अपर हाउस जिसे हम कहते हैं यानी पार्लियामेंट में, तो इसके पावर जो हमें डिस्कस किए। अब हम दूसरा एक इसके साथ ही ये डिस्कस करेंगे, यानी हाउ आर द लॉज पास्ड, ये लॉ किस तरह पास होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसको हम डिस्कस करेंगे। यानी द बेसिक फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज फॉर द पीपल। यानी ये मालूम है आपको कि लेजिस्लेचर को क्या करना पड़ता है, यानी जो हम इलेक्टेड मेंबर्स भेज देते हैं, तो ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लेजिस्लेचर में, उनका काम ही होता है कि वो लॉ बनाए लोगों के लिए। For the making of laws, a definite procedure is followed. First, the bill is passed by the Lok Sabha and then it goes to the Rajya Sabha. And if the bill is passed by Rajya Sabha also, it is sent to the President for his signature. After President's signature, it becomes an act or law, जो हमने पीछे डिस्कस किया। यानी किस तरह लॉ पास होता है, यानी इसके लिए एक खास प्रोसीजर होता है। यानी वो जो जब हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं तब ये बिल जो है लोकसभा में पास होती है। यानी कोई भी बिल, यानी चाहे अमेंडमेंट की बिल है या कोई भी कानून बनाना हो, कोई भी पॉलिसी मरतब करना हो, तो इसके लिए एक खास प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, यानी कोई मेजॉरिटी हासिल करना पड़ता है। तो जब लोकसभा इसको पास करते तो फिर ये कहाँ जाती है, राज्यसभा में। यानी राज्यसभा जो अपर हाउस है वहाँ चली जाती है ये बिल। तो जब वहाँ से भी पास होके आती है तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास ये बिल चली जाती है। तो जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है तब ये बिकम्स एन एक्ट और वी कैन से लॉ। यानी पहले लोकसभा में पास होता है, फिर कहाँ, राज्यसभा में। राज्यसभा जब दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास हो गई तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाता है। तो प्रेसिडेंट जब ये इसको अपना सिग्नेचर करता है तब ये एक एक्ट बनता है, एक लॉ बनता है। इस तरह से यानी लॉ पास हो जाता है। तो हम